हेलो फ्रेंड्स, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम आज आपके बीच लाए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थात अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार सवाल आए हैं और आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो अदृश्य रूप में बनी हुई है। क्या है? अदृश्य रूप में बनी हुई है, लेकिन कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे एडवर्ड स्वेस, दूसरा वांडर ग्रांट, तीसरा डॉली, चौथे हैं आपके आर्थर होम्स। तो इन व्यक्तियों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं और अलग अलग इन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कैसे प्राप्त होती है या पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो जानकारी प्राप्त होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी को वॉल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी या वॉल्केनो। तो हमें ज्वालामुखी से किस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है, तो हम देखते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या जो सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होता रहता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से अनेक विखंडनीय पदार्थ निकल करके प्रकट होते हैं या अनेक पदार्थ निकल करके आते हैं। जैसे आपका मैग्मा, जलवाष्प, अनेक गैसें, धुआं, राख इत्यादि या छोटे छोटे कण अनेक जना पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके, ये जैसा मैग्मा निकल करके पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। तो हमें इससे कैसा पता लगता है? तो हमें इससे ऐसा पता लगता है कि ये तरल पदार्थ जहाँ से निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ऐसी परत है जो अर्ध तरल अवस्था में बनी हुई है। क्या है? अर्ध तरल अवस्था में बनी हुई है, जहाँ से ये ज्वालामुखी के द्वारा नीचे से अनेक पदार्थ निकल करके पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा का कारण क्या है। दूसरा है भूकंप। अर्थक्वेक, अर्थात भूकंप से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो देखते हैं हम, ये हमारा सरफेस है अर्थात धरातल है, और धरातल के नीचे गैसीय विसरण के कारण या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं या जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के क्रस्ट भाग में हुए कंपन को भूकंप कहा जाता है। तो इससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो देखते हैं। तो जहाँ ये भूकंप उत्पन्न होता है, यहाँ से 3 वेव्स उत्पन्न होती हैं, अर्थात 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं। और सबसे पहले जहाँ महसूस किया जाता है इसे बोलते हैं अधिकेंद्र या एपीसेंटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से 3 वेव्स निकलती हैं, P, S और L। कितनी तरंगें निकलती हैं? 3 वेव्स निकलती हैं। यहाँ से पहली है P, दूसरी है S और तीसरी है आपकी L तरंगे, लॉन्ग्स वेव। तो हम देखते हैं इनसे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो देखो, P तरंगों की जो चाल है वो अधिकतम जो चाल है 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की है, और औसतन जो चाल है इसकी वो औसतन चाल
8.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। ये तीनों अवस्थाओं में चलती है, ठोस, द्रव और गैस। ये कैसे चलती है? तीनों अवस्था में चलती है, ठोस, द्रव, गैस। इसे प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले यही तरंगें महसूस की जाती हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। दूसरी तरंगें हैं हमारी एस तरंगें। पी तरंगों के बाद जो तरंगें पृथ्वी के धरातल पर आती हैं वो एस तरंगें, इन्हें सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। इनकी जो अधिकतम चाल है 8.5 किलोमीटर प्रति सेकंड और औसतन जो चाल है वो 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये द्रव अवस्था में लुप्त हो जाती हैं और केवल ठोस अवस्था में ये चलती हैं। केवल किस में चलती हैं? ठोस अवस्था में यह चलती हैं। तो ठोस अवस्था में चलती हैं। जो हमारी इनकी जो औसतन चाल है वो 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की है और हमने बताया ये केवल ठोस अवस्था में चलती हैं। और तीसरी जो वेव्स हैं वो आपकी हैं एल, इन्हें बोलते हैं लॉन्ग्स वेव। और ये इनकी चाल जो है 1.5 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। ये तीनों अवस्था में चलती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में ये तरंगें गति करती हैं। तो पृथ्वी पर ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर भूकंपीय तरंगें ना पहुंचती हों, अर्थात पी तरंगें पृथ्वी के संपूर्ण भाग में गति करती हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। तो उदाहरण हम बताते हैं कि जैसे तालाब होता है, तो तालाब में हम छोटा सा टुकड़ा, एक डेरा फेंक कर मारते हैं, पत्थर का टुकड़ा छोटा सा फेंक कर मारते हैं, तो जहाँ गिरेगा वो पानी जो है उछाल देगा और तटीय किनारे की ओर लहरें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वो कुछ दूर को दिखाई देंगी, वे फिर लुप्त हो जाएंगे। लेकिन हम इतना मोटा अगर पत्थर फेंक कर मार दें तो पानी अधिक मात्रा में उछलेगा और जो हमारी साइड है तटीय किनारे की ओर जाना, लहरें अधिक आएंगी। लेकिन जो दूर का किनारा है वहाँ पर हम बहुत स्लो पहुँचेंगे। तो ये हम किस बता रहे हैं कि पी तरंगे पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर ना पहुँचती हों और ये चाहे बहुत स्लो पहुँचेंगी। लेकिन जो हमारे पृथ्वी पर भूकंपीय यंत्र लगाए हुए हैं, भूकंपीय यंत्र लगे हुए हैं, तो उनसे हमें पता लगता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहाँ तरल अवस्था है, कहाँ अर्ध तरल अवस्था है, कहाँ पर ठोस अवस्था है, या कहाँ पर किस चीज़ की मात्रा अधिक है, कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। तो इस चीज़ की जानकारी हमारी भूकंपीय तरंगों से प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम अगला कारण देखते हैं, तो अगला कारण है अपर्दन। अपर्दन, इरोसियन। अपर्दन या इरोसियन क्या है? जब नदियाँ उफान पर रहती हैं, तो नदियाँ भूमि का कटाव करती हैं। तो जब कोई ढांग गिरती है तो उस समय ये पता लगता है कि इस ढांग में क्या था या क्या नहीं था। जो नदी का किनारा होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है, तो उसमें क्या छिपा हुआ है, क्या नहीं छिपा हुआ है, इस तरीके से हमें इससे भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि जैसा आपका ये तो आपके हो गए, ये तो आपके एक होता है अपक्षय। तो अपक्षय क्या होता है? तो अपक्षय वो होता है अपने ही स्थान पर
मिट्टी को टूटने फूटने को अपक्षय कहते हैं। जैसे जानवर होते हैं तो जानवर जब चलते हैं तो खुरों के माध्यम से, अपने जो खुरों के माध्यम से जो मिट्टी का कटाव करते हैं उसे अपक्षय बोलते हैं, उसे अपक्षय बोलते हैं। तो ये तो आपके हो गए प्राकृतिक कारण, ये आपके क्या हुए, प्राकृतिक कारण हुए, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कारण है एक कृत्रिम कारण। कृत्रिम रूप से की गई खुदाई। कृत्रिम रूप से की गई खुदाई, तो हम देखते हैं कृत्रिम रूप से की गई खुदाई, तो कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल एक्सवेलेशन, एक्सवेलेशन, आर्टिफिशियल एक्सवेलेशन, कृत्रिम रूप से की गई खुदाई। तो इससे हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो इससे हमें जानकारी, सपोज करो अगर हम कोई गड्ढा खोदेंगे, यदि अगर हमारे फावले से कोई गड्ढा खोदना है तो उससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता लगेगा कि उसके आंतरिक भाग में क्या है। क्यों? धरातल हमारे लिए अदृश्य रूप में बना हुआ है, जब हम मिट्टी हटाएंगे तो तभी पता लगेगा इसके नीचे क्या है। तो अगर हम देखते हैं कि अब तक कृत्रिम रूप से की गई खुदाई, तो आपकी रोबिन्स की खान और किम्बर्ले की खान है, किम्बर्ले की खान है। दो ये हैं ऐसे कारण हैं, रोबिन्स की खान और किम्बर्ले की खान हैं, जिनकी खुदाई लगभग 9 किलोमीटर की गहराई तक की जा चुकी है, जिनकी खुदाई लगभग 9 किलोमीटर की गहराई तक की जा चुकी है। 9 किलोमीटर या 9.5, 9.5 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। लेकिन इसके अलावा अब तक का सबसे गहरा किया गया बोर वो आपका कोला सुपर डीप बोर डोल है, बोर होल है, कोला सुपर डीप बोरहोल, कोला सुपर डीप बोरहोल है। ये जो बोर है ये कृत्रिम रूप से, जैसे समरसेबिल होते हैं या कुएं की खुदाई की जाती है, या जो गांव में और शहरों में ट्यूबवेल के बोर किए जाते हैं, इस हिसाब से किया गया है। लगभग ये 9 इंच चौड़ा है, ये लगभग 9 इंच चौड़ा है, 9 इंच चौड़ा है, और लगभग ये लगभग 12,262 मीटर, 12,262 मीटर गहरा बोर किया जा चुका है। ये बोर आपका रूस और नॉर्वे की सीमा पर किया गया है, रूस और नॉर्वे की सीमा पर किया गया है। इसकी जो गहराई इन्होंने अंदाज लगाया था कि हम 15,000 मीटर की गहराई तक इसकी बोर करेंगे, लेकिन ये 12,262 मीटर तक ही हो पाया है। ये अब तक का सबसे गहरा कृत्रिम रूप से किया गया बोर है। तो हमने देखा कि कृत्रिम रूप से की गई खुदाई से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। रोबिन्स की खान और किम्बर्ले की खान आपकी अफ्रीका में हैं, जिनकी खुदाई 9 या 9.5 किलोमीटर की गहराई तक की जा चुकी है। और कोला सुपर डीप बोर होल जो है ये आपका रूस और नॉर्वे की सीमा पर है, जिसकी गहराई 12,262 मीटर की गहराई तक इसलिए बोर किया गया है। अब तक का सबसे गहरा कृत्रिम रूप से किया गया बोर है। लेकिन अब एक चीज और देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा स्थान कौन सा है। प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा स्थान जो है आपका वो मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई
11.02 किलोमीटर है, जिसकी गहराई 11.02 किलोमीटर है। ये आपका फिलीपींस के पास है, फिलीपींस के पास है, जो आपका प्रशांत महासागर है। कहाँ में है? प्रशांत महासागर में है। सबसे गहरा स्थान क्या है? मेरियाना गर्त है, जो प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास है। तो अब हम देखते हैं कि हमने आपको बताया कि ये तो हमने आपको ये बताया, लेकिन अब हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों के अनुसार पृथ्वी को गहराई के अनुसार 3 परतों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। वे कौन कौन सी परतें हैं जो पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया गया है? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को या पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग है हमारा, देखते हैं, अर्थात भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रस्ट। क्रस्ट भाग। दूसरा है हमारा मेंटल। दूसरा है हमारा मेंटल भाग, और तीसरा है आपका कोर। तीसरा है आपका कोर। कोर, इसे गुरुत्व मंडल भी कहते हैं। गुरुत्व मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो हमें इसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। पहला आपका क्रस्ट हो गया, दूसरा आपका मेंटल हो गया, और तीसरा आपका कोर हो गया। क्रस्ट, मेंटल और कोर। इस प्रकार हम एक चीज़ और दिखा सकते हैं आपको। यदि हम देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का सबसे जो बाहरी भाग होता है ये हमारा क्रस्ट हो गया। ये तो भूपट्टी हो गई, भूपट्टी या सरफेस कह सकते हैं। और ये हमारा जो भाग हुआ आपका, ये हमारा क्रस्ट भाग हो गया। ये क्रस्ट हो गया, सियाल, और ये आपका हो गया मेंटल, और ये आपका कोर। इस तरीके से हम भी देख सकते हैं। तो जो बाहर की सीमा है वो भूपट्टी है, इसके अंदर का जो भाग है इसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट, ये आपका मेंटल हो गया, ये आपका कोर हो गया। तो क्रस्ट के रासायनिक संगठन को सियाल कहते हैं, मेंटल के रासायनिक संगठन को सीमा कहते हैं, सीमा,
और कोर के रासायनिक संगठन को नीफे कहते हैं। यहीं पर हमने आपको यहाँ समझाया है। तो हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने 3 भागों में डिवाइडेशन किया है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट, फिर देखते हैं मैंटल, फिर देखते हैं कोर। तो हमारा जो क्रस्ट भाग है ये सबसे ऊपर की परत है। ये कौन सी है? सबसे ऊपर की परत है। पृथ्वी के धरातल से नीचे चलने पर, पृथ्वी के धरातल से नीचे चलने पर 32 मीटर नीचे चलने पर 32 मीटर नीचे चलने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे हम धरातल से नीचे को चलेंगे हमारा टेम्परेचर में वृद्धि होगी और दबाव भी बढ़ेगा, अर्थात घनत्व इसका बढ़ेगा। तो हम देखते हैं सबसे ऊपर का जो भाग है हमारा, ये हमारा क्रस्ट है। तो ये हमारा सरफेस है, सरफेस या धरातल है। इसे भूपट्टी भी कह सकते हैं, भूपट्टी। और जो ये हमारा ये है हमारा क्रस्ट भाग है। तो क्रस्ट भाग में हमारे क्या है? महासागर हैं और ये हमारा पर्वत है। पर्वत में हम लिख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और इसे हम लिख सकते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो अब देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल से नीचे चलने पर ये जो पहला मंडल है तो ये क्या है हमारा? ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो मोटाई है ये हमारी 100 किलोमीटर है। क्या है? 100 किलोमीटर। लेकिन इसकी जो औसतन मोटाई है, औसत अगर एवरेज हम लें तो एवरेज हमारा देखते हैं ये हमारा 35 किलोमीटर है। क्यों एवरेज क्या है? एवरेज हमने बताया कि पृथ्वी के सरफेस से ऊपर को लगभग 8,850 मीटर की ऊंचाई तक आपका माउंट एवरेस्ट है और इसके धरातल से नीचे चलने पर यह आपका प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैंने आपको बताया ही है, जो मेरियाना गर्त है, 11.02 किलोमीटर है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है मैंने इस तरीके से बनाया आपके समझाने के लिए, हो सकता है ये इस तरीके से भी आपका, इस तरीके से ये आपकी सीमा हो, किसकी? मेंटल भाग की। तो हमने औसत अगर लिया गया तो हमारी औसतन गहराई कितनी है इसकी? 35 किलोमीटर आई, 35 किलोमीटर आई। तो जितनी भी कोई नदियां हैं, महासागर हैं, तालाब हैं, जो भी सब कुछ कहाँ पर स्थित है? हमारे क्रस्ट भाग पर ही स्थित है। चाहे कोई पहाड़ी है, चाहे कोई पठार है, जो भी दैनिक उपयोग की हम क्रिया करते हैं वो सब हमारे कहाँ पर है? क्रस्ट भाग पर है। और क्रस्ट भाग के आंतरिक भाग की हम जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले बताया कि किस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। तो क्रस्ट भाग में जो सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो अब अगर हम तत्वों की बात करें तो क्रस्ट भाग में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो आ जाता है पहला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये लगभग 46.8% पाया जाता है। फिर देखते हैं हम दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन है आपका 27.6% के लगभग। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है आपका 8.1%। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन या लोहा, ये 5% है। तो हमारी पृथ्वी के क्रस्ट भाग में जो अक्सर आपका सवाल बनता है, ठीक है, वैसे तो अब तक जहां मैं बताता चला रहा हूं ऐसा कोई सवाल नहीं जहां प्रीवियस ईयर में सवाल आपका ना बना हो, हर जगह से आपका सवाल बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि क्रस्ट भाग में सबसे अधिक किस तत्व की प्रधानता है? तो ऑक्सीजन तत्व की प्रधानता है। यहीं पर हम एक चीज़ और बता देते हैं,
जो आपका अक्सर सवाल बनते हैं, जैसा अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक या यूनिवर्स में सबसे अधिक किस गैस की प्रधानता है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग 73%। फिर दूसरा सवाल आपका बनता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रधानता है, वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो कितनी है, लगभग 78.03%। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट भाग में किस तत्व की प्रधानता है, तो हम देखते हैं तीसरे नंबर पर कि पृथ्वी के क्रस्ट भाग में किस तत्व की प्रधानता है, क्रस्ट भाग में किस तत्व की प्रधानता है, तो आपकी ऑक्सीजन ये है आपकी 46.8%। वायुमंडल में नाइट्रोजन ये आपकी 78.03%। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी में सबसे अधिक किस तत्व की प्रधानता है, पूरे पृथ्वी में किस तत्व की प्रधानता है, तो हमारे नंबर 4 पाएगा कि पृथ्वी में सबसे अधिक किस तत्व की प्रधानता है, तो आयरन लगभग 35%। तो ये आपका सवाल 4 सवाल हैं जो आपके अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ से ही बताया जो सवाल आपके बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कि हमने ये बताया कि महासागर हैं, महासागर से नीचे अर्ध तरल अवस्था है, ठीक है, नीचे आते हैं। तो ये 100 किलोमीटर तक जो हमारा क्रस्ट भाग है। अब क्रस्ट भाग से हम नीचे चलते हैं तो क्रस्ट भाग और मेंटल भाग की सीमा को मोह सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मोह सीमा के नाम से जाना जाता है। और इसके जब हम नीचे चलते हैं तो ये आपका 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर अर्थात ये मेंटल भाग है। तो मेंटल भाग की जो हमारी ऊपरी सीमा है, मेंटल भाग की जो ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा हमारी मेंटल भाग की मतलब अपर लेयर, ठीक है, जो हमारी अपर लेयर है वो हमारी 100 से 700 किलोमीटर की गहराई तक अपर सीमा है। अब इस अपर सीमा में 100 से 200 किलोमीटर अपर सीमा में मेंटल, तो ये हमारी क्या है, 100 से 2900 किलोमीटर टोटल है। और इसमें ऊपरी मेंटल अर्थात अपर लेयर तो अपर लेयर जो है हमारी वो है 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। लेकिन हम देखते हैं कि इस अपर लेयर में जो हमारा ये इतना पोर्शन है अर्थात 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की जो परत है ये अर्ध तरल अवस्था में बनी हुई है। क्या है, अर्ध तरल अवस्था में बनी हुई है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। इसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और इस परत की हमें जानकारी किस चीज़ से प्राप्त होती है, तो इस परत की जानकारी हमें ज्वालामुखी के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात जो ज्वालामुखी निकल करके आते हैं वो किस परत से निकल करके आते हैं, इस मेंटल भाग की ऊपरी परत से ज्वालामुखी
के उद्गार होते हैं जो अर्ध तरल अवस्था में बनी हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, तो पहले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर 7 बड़ी और 25 छोटी प्लेटें जो है ना गति कर रही हैं। तो वो किस पर गति कर रही हैं? आपके एस्थेनोस्फीयर पर गति कर रही हैं। तो ये हमारा क्या है? अर्ध तरल अवस्था में बना हुआ है। लेकिन जब हम इसके नीचे चलते हैं, तो नीचे जब चलते हैं तो इसमें रेडियो तत्व की प्रधानता पाई जाती है। रेडियो तत्व की प्रधानता पाई जाती है। रेडियो तत्व की प्रधानता पाई जाती है, जिस कारण टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर जाकर क्या होता है? टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ने के कारण फिर हम नीचे चलते हैं तो हमारी ठोस अवस्था आती है। और ठोस अवस्था के बाद जो है ना हम 7 से और 2900 किलोमीटर का जो भाग होता है वो निचला मेंटल होता है। और निचले मेंटल के बाद जब हम नीचे चलते हैं तो हमारी कौन सी परत आती है? कोर आती है। लेकिन अभी हम मेंटल भाग की बात कर रहे थे, इससे पहले हमने क्रस्ट भाग की बात करी। तो क्रस्ट भाग में हमने एक चीज़ बताना है, ठीक है? क्रस्ट भाग के रासायनिक संगठन को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। और सियाल किससे मिलकर बना हुआ है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। और इसका जो घनत्व है अर्थात डेंसिटी है 2.7 से 2.9 है। और हम देखते हैं कि नीचे जब हम चलते हैं तो मेंटल भाग की सीमा को क्या कहते हैं? मेंटल भाग के रासायनिक संगठन को क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। सीमा कहते हैं। और मैंने वहां लिखा है तो सीमा जो है ना सिलिकॉन कॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। और जो इसका घनत्व अर्थात डेंसिटी है वो 5.5 है। तो जब हम नीचे चलते हैं तो दबाव बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और तो हमारा घनत्व भी अर्थात बढ़ रहा है। तो डेंसिटी कितनी पहुंच गई? 5.5 पहुंच गई। अब हम जो डिस्कस करते हैं मेंटल भाग के बारे, कोर भाग के बारे में डिस्कस करते हैं। कोर भाग के बारे में देख लेते हैं। ये हमारी जो तीसरी लेयर है, ये हमारी कोर है। और कोर के रासायनिक संगठन को कहते हैं, कोर के रासायनिक संगठन को कहते हैं नीफे। और नीफे किससे मिलकर बना हुआ है? निकेल प्लस फेरस सल्फेट से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि कोर का ऊपरी भाग अर्थात 29 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के बीच का जो भाग होता है वो अर्ध तरल अवस्था में बना हुआ है। क्या है? अर्ध तरल अवस्था में बना हुआ है। इसकी जानकारी हमने बताया था आपको कि किससे प्राप्त होती है? भूकंपीय तरंगों से होती है। किससे प्राप्त होती है? भूकंपीय तरंगों से होती है। और जो आपकी एस तरंगे होती हैं, और एस तरंगे यहाँ पर आकर के लुप्त हो जाती हैं। एस तरंगे यहाँ पर के लुप्त हो जाती हैं। लेकिन पी तरंगे जो है ना यहाँ तक पहुँचती हैं, अर्थात कोर के लास्ट तक पहुँचती हैं। और पी तरंगे जो है ना, जो कोर का ऊपरी लेयर है, जो पी तरंगे हैं, पी तरंगे नहीं, एस तरंगे इस भाग में अर्थात कोर के ऊपरी भाग में, कोर के ऊपरी भाग में या अपर लेयर में आकर के लुप्त हो जाती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब हम इसके नीचे चलते हैं तापमान हमारा लगातार बढ़ता रहता है। तो नीचे चलते हैं तो इसे नीफे कहते हैं। निचला भाग है निकेल और प्लस फेरस सल्फेट से मिलकर बना हुआ है। इसका घनत्व जो हो जाता है 13.6 हो जाता है। 13.6 इसका डेंसिटी हो जाती है। और जब लगातार नीचे को तापमान देखते हैं तो हम लगातार बढ़ता है, और यहाँ का तापमान, कोर का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पहुँच जाता है। अब हम देखते हैं कि जो कोर है,
इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन एक मूवी बनी हुई है इस पर, पृथ्वी की आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर पर, कोर मूवी, उसमें जो टेम्परेचर दिखाया गया है उसमें 9000 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है, लेकिन ये हमारा लगभग है 5500 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस। तो कोर को गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं, गुरुत्व मंडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसमें चुंबकीय, स्थायी चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। कहाँ पर? कोर में स्थायी चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के भाग में किन तत्वों की प्रधानता है। तो संपूर्ण पृथ्वी के भाग में किन तत्वों की प्रधानता है? संपूर्ण पृथ्वी में किन तत्वों की प्रधानता है? पहला है आपका आयरन। आयरन का जो है भाग है आपका वो लगभग 35% है संपूर्ण पृथ्वी के। और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 30%। और तीसरा है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन में आपका है 15%। तो देखो हमने एक बात बताई, ये आप ध्यान रखना, संपूर्ण पृथ्वी का पूरा भाग देखा जा रहा है, न ही कि पृथ्वी का कृष्ठ भाग। अगर हम देखते हैं पृथ्वी के कृष्ठ भाग में किस तत्व की सबसे अधिक प्रधानता है, तो ऑक्सीजन तत्व की है। किसकी है? ऑक्सीजन तत्व की है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की प्रधानता है? तो आयरन तत्व की है। किसकी है? आयरन की मात्रा है लगभग 35%। और ऑक्सीजन आपकी 30% है और सिलिकॉन आपकी 15% है। और शेष में अन्य तत्व पाए जाते हैं। लेकिन हमने कृष्ठ भाग में आपको क्या बताया था? कृष्ठ भाग में सबसे अधिक किस तत्व की प्रधानता है? ऑक्सीजन तत्व की है। और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन की है। और तीसरे नंबर पर आपकी एल्युमिनियम की है। और चौथे नंबर पर आयरन बताया था। लेकिन इसमें ध्यान रखना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। मैं सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि संपूर्ण पृथ्वी के भाग में जो है आयरन की मात्रा अधिक है 35%। और पृथ्वी के कृष्ठ भाग में ऑक्सीजन तत्व की प्रधानता है। अब हमने ये आपको बताया, तो हमने आपको इस सारी कंडीशन पर डिस्कस करा, किस प्रकार इसमें सवाल बनते हैं, किस प्रकार सवाल नहीं बनते। आपका सियाल से भी सवाल पूछा गया, सीमा से भी सवाल पूछा गया, नीफे से भी सवाल पूछा गया है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं हम, कोर और मेंटल की सीमा को कहते हैं गुटनबर्ग सीमा। इसे गुटनबर्ग सीमा के नाम से जाना जाता है। जो अक्सर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि गुटनबर्ग सीमा किन दो के बीच में बनाती है, तो मेंटल और कोर के बीच में जो सीमा बनाती है वो गुटनबर्ग सीमा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से आपके एग्जाम में सवाल ना बना हो या आपके भविष्य में सवाल ना बन सकता हो। हमने आपसे सभी पॉइंटों पर डिस्कस करा है। यदि इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर या अपना क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं और हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे और आपके हमें कमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू।